मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जालिम बहू। बर्तनों के जोर जोर से पटकने की आवाज़ दिवाली के पटाखे की तरह बाहर तक आ रही थी। आज आरती का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि आज उसकी काम वाली बाई छुट्टी पर जो थी, और वह कल आएगी भी या कल भी छुट्टी पर रहेगी। अभी तक तो आरती को यह भी पता नहीं था। दरअसल बाई की सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने गांव गई हुई थी। आरती ने तो कहा भी था कि कोई बात नहीं है, अब तो तेरी सास की वैसे भी उम्र हो रही है, उसकी वजह से अपना काम क्यों छोड़ती हो। लेकिन लक्ष्मीबाई ने उसकी बात को बीच में ही काट कर बोली, मेम साहब, अगर मेरा काम छूट भी गया तो मुझे दूसरा काम तो मिल ही जाएगा, पर अगर मेरी सास मेरे जाने से पहले ही मुझे छोड़ गई तो ना तो मैं उन्हें दोबारा कभी बोलते हुए देख पाऊंगी और ना ही कभी उनकी आवाज़ सुन पाऊंगी, ना अपने मन की बातें उनसे कह पाऊंगी। और वैसे भी मेरी सास मुझे बहुत प्यारी है। आखिर शादी के बाद उन्होंने ही मेरा इतना ख्याल रखा था, और अब जब मेरी बारी आई है तो मैं उन्हें अंतिम समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आप अपना देख लीजिए मैम साहब, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको कोई और काम वाली मिल जाए मेरे आने से पहले तो आप उसे रख लेना। मेरा नहीं पता मैं अभी कुछ कितने दिन लगेंगे, पर कम से कम 4 दिन तो मान के चलो। लक्ष्मीबाई अपना काम निपटा कर चली गई और इधर आरती सोच में पड़ गई कि आखिर वह कैसे करेगी सब कुछ। और अपनी सास के लिए लक्ष्मीबाई अपना काम धाम सब छोड़ने को तैयार है। कितने बेवकूफ लोग होते हैं। उस बूढ़ी सास के लिए अपने बच्चों के पेट पर लात मारकर चली गई गंवार कहीं की। आज के बाद यह इस घर में आई भी तो मना कर दूंगी। काम करते करते आरती बड़बड़ा रही थी, यह गरीब लोग भी ना सच में बेवकूफ होते हैं, तभी तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। किचन का काम करके जैसे ही आरती फ्री हुई तो उसने अपनी पड़ोसन को फोन करके कहा कि वह उसके लिए एक काम वाली ढूंढने में मदद करे, क्योंकि वह अकेले घर का काम 4 दिन में नहीं संभाल सकती। तभी उसके बच्चे आ गए और फिर से वह उनके लिए खाना पीना बनाने लगी। आरती के 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़कियां थीं। स्कूल से आते ही दोनों भूख भूख चिल्लाने लगी। आरती जो अभी अभी आराम करने लगी थी, फिर से उठकर काम में लग गई। 2 दिन में ही आरती की हालत खराब हो गई और वह कोई काम वाली ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि घर का काम उसके बस का नहीं था। वह अगले दिन बाजार से सब्जियां लेने गई और वहां पहुंचकर उसने सब्जियां खरीदना शुरू किया। उसे तो यह भी पता नहीं था कि उसे सब्जियां कैसे कैसे लेनी है। अब तो हद ही हो गई थी। वह बाजार से जैसे तैसे सब्जियां लेकर निकली और ऑटो में बैठने लगी। जब वह ऑटो में बैठकर अपने घर वापस आ रही थी तो उसने वहां सड़क पर खड़े हुए एक बुजुर्ग औरत को देखा, जिसे देखकर वह पूरी तरह सकपका गई। और अब वह घबराते हुए ऑटो चालक से बोली, भैया ऑटो यहीं रोक दो। भैया मैंने कहा ना ऑटो यहीं रोक दो। अचानक से आरती के चिल्लाने पर ऑटो वाले ने वही ऑटो रोक दिया और बोला, क्या हुआ मैडम, आपने अचानक ऑटो क्यों रुकवा दिया। ऑटो रुकते ही आरती ऑटो से उतरकर पीछे की ओर दौड़ी, जहां उसने उस बूढ़ी औरत को देखा था। लेकिन जब तक वह वहां पहुंची वह औरत एक बाइक पर बैठकर वहां से जा चुकी थी और आरती की आंखों से ओझल हो गई। जब वह औरत आरती को नहीं दिखी तो आरती और ज्यादा बेचैन और परेशान हो गई। वह इधर उधर देखती रही पर वहां कोई नहीं दिखा। आरती वापस जाकर उस ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद भी आरती सोच में डूबी हुई थी। उसे इस तरह देखकर ऑटो वाले ने पूछा, क्या हुआ मेम साहब, आपकी कोई रिश्तेदार थी क्या। आरती बोली, नहीं नहीं तुम ऑटो चलाओ। ऑटो वाला ऑटो लेकर घर की ओर चल दिया। आरती पूरे रास्ते ही नहीं बल्कि घर पर आने के बाद भी गहरी सोच में डूबी हुई थी, और घर पर आते ही वह सबसे पहले अपनी सास की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी सास की तस्वीर को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गई और बीती यादों में खो गई। जब वह शादी के बाद घर में आई थी उसके कुछ समय के बाद उसे अपनी सास से बड़ी परेशानी होने लगी।
लेकिन उसकी सास उससे कुछ भी कहती तो उसे बुरा ही लगता और वह दिन रात बस अपनी सास की बुराई ही करती। कभी फोन पर अपने भाई बहनों से तो कभी अपनी सहेलियों से। वह हर समय अपनी सास को कोसती रहती। न जाने मेरे माँ बाप ने मुझे कैसी जगह छोड़ दिया है जिससे देखो बस अपना अपना सोचते हैं। इधर वह बुढ़िया है जो पूरा दिन खाती रहती है और उधर पति की ना तो सुनो तो वह सर पर नाचते रहता है। आखिर करूं तो क्या करूं? कभी कभी तो मन करता है कि या तो इन लोगों को मार दूं या फिर खुद मर जाऊं। बड़बड़ाती हुई आरती काम में लगी हुई थी। दरअसल शादी के बाद भी आरती की सास सरला जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां आरती के सिर पर नहीं डाली। वे समझती थी कि आरती अभी छोटी है इन सब जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। धीरे धीरे वह घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लगेगी। पहले उसे चूल्हा चौका संभालने देती हूँ। बस यही सोचकर सरला जी ने उसे घर की चाबियां और जिम्मेदारी नहीं देकर केवल खाना पीना बनाने का काम सौंप दिया, जिससे आरती को बड़ी परेशानी होती थी। आरती को खाना बनाना तो कभी पसंद था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती और खाना बनाती बनाती बड़बड़ाती रहती। एक दिन जब वह खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी, तब सरला जी ने उसकी सारी बात सुन ली और उन्होंने आरती को अपने पास बुलाकर कहा, आरती बेटा, अगर तुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता तो मुझसे बता दिया होता। मैं तुझे खाना बनाने का काम क्यों देती? कोई बात नहीं, कल से घर के छोटे मोटे काम तुम संभाल लिया करना। बाकी खाना पीना मैं खुद देख लूंगी। बस मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना। आरती भी अपनी सास की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और अब तो वह अपनी सास का हाथ बटाने लगी थी और उसकी सास भी खाना पीने का सारा काम संभाल लेती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी। सरला जी जो आरती को सारा काम सिखाना चाहती थी, लेकिन आरती थी कि कुछ भी सीखना या करना नहीं चाहती। अगर उसे सीखने या करने को कह दिया जाता तो वह शुरू हो जाती कि हाँ, इस घर में तो मुझे मुफ्त की नौकरानी बनाकर लाया गया है। मैं तो यहाँ आई ही तुम लोगों के काम के लिए हूँ। बस पूरा दिन तुम्हारी रोटी कपड़े में लगी रहूं। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। उसकी इन सब बातों को सुनकर भी आरती से सरला जी कुछ ना कहती। अब सरला जी ने आरती से किसी भी काम के लिए कहना छोड़ दिया था। वह सारा काम खुद ही संभाल लिया करती। लेकिन एक दिन छत पर पानी गिरा हुआ था, जिस पर पैर फिसलने से सरला जी नीचे आ गिरी। उनकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां एकत्र हो गए। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनके हाथ की कलाई वाली हड्डी टूट गई है और कमर की हड्डी में भी बल आया है। हल्का सा फ्रैक्चर आया है, इसलिए सरला जी को डॉक्टर ने महीने भर का कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया है। बस फिर क्या था, अब तो जैसे आरती को आफत आ गई। घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। ऐसे में उसके कोई छोटे मोटे काम के लिए बोल दे तो बस उसका तो पारा और चढ़ जाया करता। अब आरती के पति विकास ने उसकी सुविधा के लिए एक काम वाली बाई रख दी, जो सुबह आकर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम निपटा कर जाया करती थी। लेकिन आरती को तो खाना बनाना भी बहुत बड़ा काम लगता और ऐसे में सरला जी के काम भी बढ़ गए थे। उन्हें नहलाना, उनके कपड़े बदलना, सर धुलना, नाश्ता कराना जैसी चीजें। अब फिर से एक और फुल टाइम केयर टेकर को सरला जी के लिए वह सरला जी का पूरा ध्यान रखती। अब आरती के लिए केवल उसके घर का काम ही रह गया था, जिसके लिए उसके पति ने एक काम वाली लगाई हुई थी। लेकिन फिर भी आरती को इन जरा जरा सी बातों से इतनी परेशानी होती थी कि बस क्या ही पूछो। एक दिन सरला जी सोकर उठी तो उन्होंने आरती को आवाज लगाई, आरती बेटा, मेरे लिए एक गिलास में गर्म पानी दे दो जरा। सरला जी रोज सुबह उठकर गर्म पानी पिया करती और आज सरला जी की केयर टेकर छुट्टी पर थी, इसलिए सरला जी ने आरती को आवाज लगाई। आरती ने उन्हें पानी दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। 8 बजे के आसपास सरला जी ने आरती को आवाज लगाते हुए कहा, आरती बेटा, उठ जा, तुझे बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है और विकास भी ऑफिस जाएगा। तुझे उसके लिए भी लंच पैक करना है। उठ जाओ वरना पूरा दिन तुझे काम में निकल जाएगा। आरती बड़बड़ाती हुई उठी। इस घर में पूरा दिन बस काम काम यही हो गया है।
आरती बड़बड़ाती हुई उठी और किचन में जाकर लग गई। किचन में नाश्ता वगैरह बनाकर सबको नाश्ता कराया और सब अपने अपने काम पर निकल गए। विकास ने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और खुद ऑफिस चला गया। घर पर सरला जी और आरती ही थे। आरती आज फिर से अपने किचन का काम करती हुई बड़बड़ा रही थी। भगवान जाने कब ठीक होगी यह बुढ़िया। अब तो कितने दिन हो गए पड़े पड़े। पता नहीं इतनी चोट लगी भी है या वैसे ही ड्रामा बनाई पड़ी है। भगवान जाने कब उठेगी। एक मैं हूँ जो पूरा दिन यहाँ काम में लगी रहती हूँ और एक वह महारानी है जो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरा तो कोई कभी कभी दिल करता है कि बस कोई रास्ता मिल जाए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का, तो सब ठीक हो जाए। आरती ने किचन का काम खत्म किया और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। 11 बज चुके थे और अब तक झाड़ू बर्तन करने वाली भी आ चुकी थी। सरला जी ने आरती से कहा, तुमने अभी तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर फ्री हो गई हो तो मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है बेटा। आरती उठी और तेज कदमों से किचन से सेब काट कर ले आई और अपनी सास के आगे लगभग पटकते हुए बोली, लो खा लो, वैसे भी बहुत कमजोरी है ना, दूर हो जाएगी। तब सरला जी अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए आरती से बोली, आरती बेटा, 1-2 दिन की बात है, मेरी केयर टेकर वापस आ जाएगी और फिर मजबूर नहीं होती तो मैं यहाँ ना बैठती, तेरे काम में हाथ बटा देती। पर मैं क्या करूं, मजबूरी है और परिवार में कभी कभार ऐसी मजबूरी आ जाती है। तब आरती अपनी सास को आंख दिखाती हुई बोलती है, पड़े पड़े खाने को मिल रहा है ना, फिर फालतू के लेक्चर देने की क्या जरूरत है। जब इंसान को कुछ ना करना पड़े और उसे सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाए तो वह इसी तरह भाषण देता है जैसे तुम दे रही हो। कुछ करना धरना है नहीं, फालतू में ज्ञान देते चले आते हैं। फिर से बुदबुदाती हुई आरती अपने कमरे में चली गई। इधर सरला जी सेब उठाकर खाने लगी। उधर विकास की कंपनी में विकास को अपने किसी सीनियर ऑफिसर के बहस से चलते कंपनी से उसे निकाल दिया गया और अपना लड़का समूह लेकर घर वापस आ गया। तो उसकी उदासी देखकर सरला जी ने उसे अपने पास बिठाया और बोली, क्या हुआ विकास, तू इतना परेशान क्यों है, कोई बात है मुझे बता। तब विकास सरला जी के पास आकर बैठा। उनका हालचाल पूछने के बाद विकास ने उन्हें बताया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। विकास बोला, माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे सीनियर्स ऑफिसर मुझ पर बिना किसी बात के जूनियर्स के सामने भला बुरा कह रहे थे, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर गुस्से में मेरे मुंह से 1-2 बातें निकल गई। फिर क्या था, मुझे तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया गया। पर आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जल्द ही कोई नौकरानी ढूंढ लूंगा। लेकिन अब तो जैसे परिवार पर मुसीबतें और बढ़ गईं, क्योंकि कुछ समय पहले ही विकास के पिता की मृत्यु हुई थी, जो कि एक बीमारी के कारण हुई थी और उनकी बीमारी के लिए विकास ने पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। इसलिए उसके लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढना अब और भी ज्यादा जरूरी था। जब रात हुई तो विकास ने आरती को सारी बात बताई और अपनी मजबूरी बताते हुए विकास ने आरती से कहा, आरती क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो। आरती सवालिया नजरों से विकास की ओर देखते हुए बोली, मैं भला तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। विकास बोला, इस वक्त मेरी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो। आरती विकास की ओर देख रही थी और बोली, मैं समझी नहीं विकास, आप क्या कहना चाहते हैं। तब विकास ने आरती को बताया, आरती मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी करो, बस 1-2 महीने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसे में मैं केयर टेकर और काम वाली दोनों को रखता हूँ तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है। पापा के इलाज में पहले ही सारे पैसे खर्च हो गए। इस पर आरती विकास का साथ देने के बजाय भड़कते हुए बोली, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था, जब तुम अपने बूढ़े बाप पर पैसे जुटाए जा रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि इन पैसों को बचा कर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान का मरना तो तय है, आज नहीं तो कल मरना तो है ही, फिर भी तुमने मेरी एक ना सुनी और अपने बाप पर इतने पैसे उड़ा दिए। विकास अब थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो,
मैं तुम्हें अपनी मजबूरी भली हालात सुना रहा हूँ और तुम मुझे ये बातें सुनाने में लगी हो। और आखिर तुम मुझे ऐसा सुना भी किस बात के लिए रही हो? इस बात के लिए कि मैंने अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे क्यों दिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शायद तभी तुम इतनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रही हो। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और अगर मैं उनके लिए यह सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और जहाँ तक रही मौत की बात, तो वह तो एक दिन सबको आनी है और यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूं या फिर अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में ना करूं। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के लिए किया। मेरा धर्म था कि मैं पूरी कोशिश करूं कि उन्हें किसी भी तरह बचा सकूं। शायद मेरा और उनका साथ नहीं था और ईश्वर ने जो सोचा था वही हुआ। लेकिन तुम यह सब नहीं समझ पाओगी। आरती बोली, ठीक है, फालतू ज्ञान मत बांटो। बस इतना बताओ कि काम क्या करना है। साफ साफ शब्दों में कहो कि क्या कहना चाहते हो। आरती ने भी थोड़ी तेजी में कहा तो विकास ने बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 महीने के लिए तुम खुद से माँ का ध्यान रखो या फिर घर के सारे काम संभाल लो, क्योंकि हमें अगले महीने के लिए भी पैसे बचा कर रखने हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सोच कर चलना पड़ेगा और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस घर के काम ही तो हैं और माँ का ध्यान रखना है। आरती अपने मुंह सिकुड़ते हुए बोली, अच्छा बस घर का काम और तुम्हारी माँ का ध्यान रखना है। तुम ऐसे तो खुद हो और मुझे भी नौकरानी बनाकर रखा है। बस पूरे दिन कामों में लगी रहूं और अभी तक जो समय मिल जाता था आराम करने का वह भी नहीं मिलेगा। बस तुम्हारी माँ के कपड़े धोऊं तो कभी उन्हें खाना खिलाऊं। मेरा तो 2 दिन में यही हाल है, तो फिर मैं भला 1-2 महीने कैसे संभालूंगी। इस पर विकास ने कहा, ठीक है बाबा, 2 महीने नहीं तो बस 1 महीने सही। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने में मैं कहीं से नौकरी ढूंढ लूंगा। बस 1 महीने के लिए थोड़ा मैनेज कर लो। विकास ने लगभग विनती करते हुए आरती से कहा। आरती इस बार मना नहीं कर पाई। वह मन मारते हुए बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी और अपनी माँ को समझा देना कि मुझसे ज्यादा मीन मेक ना करे। जैसा करके दूं वैसा ठीक है, ज्यादा 3-5 ना करें। विकास ने आरती को शुक्रिया बोलते हुए कहा, थैंक यू सो मच आरती। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो सुबह से ही सोच में परेशान था कि तुम मानोगी भी या नहीं। अगली सुबह सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। आरती को तो जैसे आफत आ गई थी और सच में उस पर काम का दबाव पड़ रहा था, लेकिन मजबूरी थी, ऐसे में कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जैसे बशर करना एक हाथ से खाना खाना, लेकिन वह खाट से उठ नहीं सकती थी, इसलिए ज्यादा काम नहीं करवा पाती थी। पर इस मुश्किल घड़ी में वह जितना भी हो सके उतना सहयोग कर रही थी और आरती उनसे पूरी तरह उकता चुकी थी। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और आरती का बर्ताव अब पूरी तरह बदल चुका था। आरती अपनी सास से बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करती, हमेशा बुढ़िया बुढ़िया कहती रहती। यदि सरला जी किसी काम से आवाज लगाती तो कई बार वह आवाज सुनकर भी टाल दिया करती। यह सब सरला जी को भी समझ आ रहा था, लेकिन वह क्या करती, मजबूर थी। बेचारी सब कुछ सहन कर रही थी। आरती पर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा जाती है। यही सोचकर खुद को बहला लिया करती। आरती जब बाजार जाया करती तो वहां उसे एक औरत मिल जाया करती, जिससे उसकी 2-3 दिनों में ही मुलाकात हो गई और अच्छी दोस्ती हो गई। वह उससे अपने परिवार की बातें साझा कर लिया करती थी। उसने अपनी सास की हालत के बारे में और अपनी हालत के बारे में भी उस औरत को बताया। उसे बताया कि किस तरह से उसके ऊपर काम का बहुत दबाव आ गया है। तो उस औरत ने आरती को कहा, ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस औरत ने आरती को कहा कि आरती, यदि तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो तो अपनी सास को रास्ते से हटा देना चाहिए। इससे आरती की सारी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी।
और दिन भर उसे किसी की किटकिट भी नहीं सुनाई पड़ेगी। यहाँ तक कि उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। शुरू में जब उस औरत ने आरती से ये कहा तो आरती को यह बहुत ही बेकार सुझाव लगा। लेकिन जब वह घर आई और घर आकर अपने कामों में लगी, तब भी वह इस बारे में सोच रही थी जो बाजार में मिलने वाली उस औरत ने आरती से कहा था। और आरती सोच में डूबी रही। और अगली बार जब वह उस औरत से फिर से मिली तो उसने उससे पूछा कि तुमने यह मुझसे कहा तो है कि मैं अपनी सास को रास्ते से हटा सकती हूँ, पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और अगर गलती से मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि जान से मार देंगे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। तब उस दूसरी औरत ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, मैंने भी अपनी सास को ऐसे ही ठिकाने लगवाया था। वह भी मेरी जिंदगी में रोड़ा बनी हुई थी। उस औरत की बातों में आकर आरती अब एक गलत दिशा की ओर मुड़ रही थी। आरती को तो लग रहा था कि वह ऐसा करने से सभी कामों से आजाद हो जाएगी और उसके साथ उसे किसी की तीमारदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। बस अपना काम निपटाकर आराम करेगी। बहुत सोचने समझने के बाद आरती को एक आइडिया आया। उसने रेगुलेटर को खुला छोड़ दिया और खुद बाजार में सब्जियां लेने चली। उसकी सास घर पर अकेली थी और उन्हें अंधेरे से बहुत परेशानी भी थी, इसलिए आरती जानबूझकर घर की सारी लाइट बंद करके शाम के समय बाजार निकली और अपनी सास के सिरहाने माचिस रखकर चली गई। शायद ईश्वर को उस वक्त यही मंजूर था। अब तक अपनी बहू के बर्ताव को देखते हुए सरला जी संभव हो या ना हो हमेशा ही कोशिश करती कि अपने काम वह खुद ही कर लिया करे। जब आरती बाजार गई तो उससे बहुत देर पहले से ही सरला जी उससे पानी मांग रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब आरती ने उनकी बात सुनकर भी उन्हें पानी नहीं दिया। पानी लेने के लिए मधु जी एक पैर के सहारे कुछ दूर पर रखे डंडे को उठकर अपने सहारा बनाकर किचन तक पहुंची, पर शायद इस दिन किस्मत आरती पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। जुकाम के कारण सरला जी कुछ ना सूंघ पाई और बेचारी जैसे ही पानी गर्म करने के लिए गैस चलाने लगी, वैसे ही किचन में ब्लास्ट हो गया और पूरे किचन में आग लग गई। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। जब आरती बाजार से लौटी तो वह उस धुएं को देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुसीबत की जड़ से अपने आप खत्म हो गई। अब उसे उसकी सास की रोज रोज की किटकिट नहीं सुननी पड़ेगी। मन ही मन अपनी खुशी को दबाते हुए आरती अपने घर की ओर दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोग आरती के घर के पास आवाज सुनकर आ गए, जिन्हें देखकर आरती और दहाड़े मार मार कर रोने लगी और ऐसा दिखावा करने लगी कि वह अपनी सास को बचाने के लिए मरी जा रही है। वह अपने घर में बार बार जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। शाम हुई और अब तक विकास भी वापस लौट चुका था, जो कि अपना काम मिलने की खुशी में बहुत खुश था। दरअसल जब से नौकरी छूटी थी, विकास डेली किसी न किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आता था और आज सुबह भी विकास नौकरी ढूंढने ही गया था और वह अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर वापस आया था, क्योंकि आज उसे नौकरी मिल गई थी। जैसे ही उसने अपने घर के बाहर इतनी भीड़ लगी देखी तो वह अपने घर की ओर दौड़ा। पास जाकर देखा तो उसके घर में आग लगी हुई थी और आरती जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, अपनी सास को पुकार रही थी, जिसे देखकर विकास हड़बड़ा गया। वह घबराते हुए बोला, आरती यह सब क्या है और माँ कहाँ है? तब आरती ने रोते रोते घर की ओर इशारा किया, जहाँ अभी भी धुआं उठ रहा था। विकास ने जैसे ही घर की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई और वह अपनी माँ को बचाने के लिए घर की ओर दौड़ा, लेकिन पड़ोसियों ने उसे रोक लिया। तो वह चिल्लाता रहा और रोता रहा, अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वहां खड़े हुए पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया और फायर ब्रिगेड भी अब तक आ चुकी थी। घर में लगी आग को बुझाया गया और जैसे ही सब अंदर जाकर देखा तो किचन में एक महिला की लाश पड़ी है, जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। किचन में कुछ काम कर रही थी, जिसके कारण उसकी यह दशा हो गई। अब तो विकास का रोते रोते बुरा हाल था और उसकी बीवी आरती झूठ मूठ का दिखावा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था।
सरला जी की 13वीं कर दी गई और अब आरती और उसका पति विकास दोनों उसी घर में खुशी खुशी रह रहे थे। समय के साथ साथ विकास ने भी अपने दुख को भुलाना चाहा और फिर विकास और आरती के बच्चे बड़े हो रहे थे और यह सब बच्चों के सहारे ही संभव था। जो विकास इतने बड़े दुख को भुला पा रहा था, अब सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। विकास की नौकरी पहले से भी कई ज्यादा अच्छी जगह पर थी, इसीलिए किसी चीज की कोई परेशानी नहीं आई। विकास ने एक काम वाली लगाई हुई थी जो कि घर के लगभग सभी काम कर दिया करती। बच्चों के कुछ कामों को आरती निपटा दिया करती। बस कुछ दिनों के लिए काम वाली लक्ष्मीबाई अपने घर गई हुई थी, जिसके कारण आरती को बाजार जाना पड़ा और उसने वहां पर एक बूढ़ी औरत को खड़े हुए देखा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज ने उसे ऐसे नींद से जगा दिया। स्कूल से आकर बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी खुद को संभालते हुए आरती बोली, जिस इंसान का अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया, आखिर वह वापस कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह संभव नहीं। जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मन ही मन खुद को समझाती रही, पर उसकी सास का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वह जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। जब वह खाना बनाने के लिए किचन में गई तो पूरी सारी बातें उसके दिमाग में घूम गई कि उसकी सास जब यहाँ खाना बनाने आई होंगी या किचन में कुछ काम करने आई होंगी। तब हुए ब्लास्ट के कारण उनकी जान चली गई, जिसका अंतिम संस्कार हमने अपने हाथों से किया। तो वह आखिर जिंदा कैसे हो सकती हैं? इस सवाल ने आरती को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वह कुछ न बोल पा रही थी, न खा पा रही थी। शाम को विकास जब अपने ऑफिस से लौटा तो उसने नोटिस किया कि आरती बहुत खोई खोई थी। विकास ने आरती को छेड़ते हुए कहा, आरती क्या हुआ, बड़ी परेशान हो? अरे यार, फिर से तुम्हारी काम वाली तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए दुखी हो क्या? विकास और उसकी बेटी हंसने लगी, पर आरती के चेहरे से तो हंसी कोसों दूर थी। विकास को लगा शायद कोई सीरियस बात है। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तब विकास ने दोबारा आरती से पूछा तो आरती ने बताया कि मैंने आज सुबह बाजार में मम्मी जी को खड़े हुए देखा था। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक वह वहां से जा चुकी थी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से गाड़ी पर बैठते जाते हुए देखा। विकास इस बात को सुनकर बिल्कुल चौंक गया। उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव आ गए। वह खुश इसलिए था कि उसके मन में एक आस जगी कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि आखिर कोई व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार उसने अपने हाथों से किया, वह जिंदा कैसे हो सकता है? और अगर उसकी माँ जिंदा भी थी तो वह अब तक अपने बेटे से दूर क्यों है? अपने घर क्यों नहीं आई? विकास भी इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो गया और यह सवाल उसके मन में आने लगे। फिर आरती ने खुद ही सोचा कि विकास यदि अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा तो क्या होगा? फिर से उसके साथ उसकी सास उसके सिर पर आग धमकेंगी। आरती तो मन ही मन यह सोचकर खुश थी कि चाहे जैसे भी हो, उसकी सास अगर जिंदा भी है तो भी वह घर नहीं आ रही और ना ही विकास से कुछ कहने की कोशिश की। इसका मतलब जैसे आरती को चाहिए था, उसकी जिंदगी तो बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। पति और बच्चे ही थे केवल अब उसकी जिंदगी में। आरती ने विकास को सोचा कि दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा, हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई हो, तुम छोड़ो, इतना मत सोचो। हो सकता है कि कोई और हो, मुझे लगा कि वह माँ जी है। विकास को भी लगा कि शायद आरती सही कह रही है। आखिर मरने के बाद कोई इंसान वापस कैसे आ सकता है? उसने भी सोचा कि शायद आरती को गलतफहमी हुई होगी। अब फिर से आरती और विकास अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। एक दिन विकास बालकनी में बैठा चाय पी रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर में छपी एक फोटो पर पड़ी, जिसमें एक अनाथ आश्रम के बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा था। उन्हीं बच्चों के साथ विकास की माँ यानी कि सरला जी भी खड़ी हुई थी। यह सब देखकर विकास चौंक गया और आरती को आवाज लगाते हुए बोला, आरती आरती, जल्दी आओ, माँ की फोटो, माँ जिंदा है। तुमने उस दिन जिन्हें देखा था वह माँ ही थी।
विकास अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ और आरती ने बोला, आरती हमें माँ को ढूंढना चाहिए। तब आरती बोली, जब तुम्हारी माँ ही घर नहीं आना चाहती तो तुम क्यों उन्हें ढूंढने को मरे जा रहे हो? अगर उन्हें आना होता तो वह पहले ही आ जाती। विकास बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आरती, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें माँ को ढूंढना ही पड़ेगा। हमें तो अभी तक यह भी पता नहीं कि वह ब्लास्ट कैसे हुआ और उसके बाद माँ कहाँ चली गई। हमने जिनका अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी? अगर यह माँ है तो वह औरत कौन थी जिसका अंतिम संस्कार हमने किया था? तुम चलो या ना चलो, मैं माँ को जरूर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। न्यूज़पेपर में लिखे हुए एड्रेस पर जाकर विकास जा पहुंचा और वहां जाकर उसने वहां के मैनेजर से बात की जहां उन बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। विकास मैनेजर से बोला, सर अभी कल ही यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था जिसमें यह बच्चे और यह महिला आई थी। अपनी माँ की न्यूज़पेपर वाली फोटो दिखाता हुआ विकास बोला। तब मैनेजर ने कहा, दरअसल कल यहाँ पर एक फंक्शन था जिसमें सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया था, तो अलग अलग जगह से बच्चे आए थे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। विकास ने मैनेजर से बहुत मिन्नतें की। तब मैनेजर बोला, सर मुझे ऐसे तो याद नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आने वाले सभी लोगों का नाम और पता रजिस्टर में लिखा जाता है, तो आप एक बार रजिस्टर में चेक कर लीजिए। हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम और पता आपको वहां मिल जाए। विकास दौड़ता हुआ सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और वहां जाकर रजिस्टर में उसने देखा कि सरला जी अपने साथ दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी और वहां जो पता लिखा हुआ था वह एक अनाथ आश्रम का था। विकास पता लिखकर उस अनाथ आश्रम में पहुंचा, जहां जाकर उसने देखा कि वहां तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से एक बच्चा वही था जो कि न्यूज़पेपर में सरला जी के साथ था। विकास ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे सरला जी के बारे में जानना चाहा। तस्वीर दिखाते हुए जब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन बच्चों ने बताया कि यह तो हमारी अम्मा जी हैं जो हमारा ध्यान रखती हैं, हमारे खाने पीने के लिए लाती हैं और हमें नए नए कपड़े भी देती हैं। विकास ने ऑफिस में जाकर देखा तो वहां पर अनाथ आश्रम के संचालक बैठे हुए थे। विकास ने उनसे सरला जी की तस्वीर दिखाकर उन्हें सारी सच्चाई बताई और बताया कि सरला जी मेरी माँ है, मुझे किसी भी तरह उनसे मिलना है, आप मुझे उनका पता दे दीजिए। पहले तो अनाथ आश्रम के संचालक ने मना कर दिया, फिर विकास के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने सरला जी का घर का पता दिया। विकास जब घर पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि अभी तक बाहर रहती है और उसके साथ एक उसकी छोटी बेटी है। विकास यह सुनकर चौंक रह गया कि सरला जी की कोई बेटी नहीं थी, विकास ही उनकी इकलौती औलाद थी। फिर भी विकास ने खुद को संभालते हुए सोचा कि आज वह अपनी माँ से मिलकर ही रहेगा। वह वहीं घर के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। शाम होते होते एक गाड़ी उस घर के बाहर आकर रुकी, जिसमें से करीब 18-20 साल की एक लड़की निकली और एक बूढ़ी औरत निकली, जिसे देखते ही विकास माँ माँ चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, क्योंकि वह बूढ़ी औरत ही सरला जी थी। विकास दौड़ता हुआ अपनी माँ को गले से लगकर रोने लगा। वह रोते रोते बोला, माँ आप कहाँ थी इतने दिनों से? हम सबको लगा था कि आप हमें छोड़कर चली गई, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सही सलामत देखकर बहुत खुश हूँ माँ। सरला जी ने भी विकास के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, मैं भी इतने सालों बाद अपने बेटे को अपने सामने देखकर बहुत खुश हूँ। फिर कुछ सोचकर उन्होंने विकास को खुद से दूर कर दिया और बोली, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? मुझे जिंदा देखकर तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा ना, क्योंकि तुम्हारे तो अरमानों पर पानी फिर गया। तुमने तो सोचा था वह तो हुआ नहीं। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर विकास आश्चर्यचकित रह गया। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? अगर आप इतने दिनों से जिंदा थी तो आप घर क्यों नहीं आई? क्यों आप अपने बच्चों से दूर रहीं? बताइए माँ, आप घर क्यों नहीं आई? तब सरला जी तेज आवाज में बोली, क्यों आती मैं घर? इसलिए कि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मुझे फिर से मारने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना।
इसके बाद मैं वहां से भाग निकली, वरना शायद तुम दोनों मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ते। विकास अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूँगा? और आरती, वह तो आपके जाने से बहुत दुखी थी। हम दोनों को लगा कि शायद आप इस दुनिया में नहीं हैं। और आज इतने वर्षों बाद जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो बस आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर आपने यह कैसे कह दिया कि मैं आपको मारना चाहता हूँ? बताइए माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? तब सरला जी ने विकास से कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया है? विकास बोला, माँ, आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। सरला जी ने विकास को उस दिन की सारी बातें बताना शुरू किया जब उस दिन तू काम ढूंढने के लिए घर से निकल चुका था। तब आरती ने दोपहर तक भी मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। फिर दोपहर में सेब खिलाकर वह शाम के समय बाजार के लिए निकल गई और मुझे उस समय बहुत तेज भूख लगी थी। तो मैंने अपनी दोनों सहेलियों को बुला लिया था जो कि वृद्धाश्रम में रहती थी। लेकिन जब तक वह आई तब तक मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ। मैं धीरे धीरे लकड़ी के सहारे दरवाजे तक पहुंची, तब तक मेरी दोनों सहेलियां दरवाजे पर थीं। मैं जैसे तैसे बाहर तक पहुंची और जाकर दरवाज़ा खोलकर पीछे नहीं हट पाई कि दरवाज़ा खोलने से मैं नीचे गिर पड़ी और मेरे हाथ में लगी हुई चोट और ज़्यादा दर्द करने लगी। मेरी सहेलियों से एक ने मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गई और मेरी दूसरी सहेली यह कहते हुए घर पर रुक गई कि तुम डॉक्टर के पास होकर आओ। अगर पीछे से कोई आया होगा तो सरला को ना पाकर परेशान हो जाएगा। तब तुम लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया था, उसमें बेचारी मेरी सहेली जलकर भस्म हो गई। अगली सुबह जब मैं घर पहुंची तो देखा कि तुम लोग मेरी तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर बैठे हो। रिश्तेदार जो सब जा चुके थे, वहां केवल तुम और आरती थे। जब तुम उठकर अपने कमरे चले गए तो मैं अंदर आ ही रही थी कि तभी मैंने आरती को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बुढ़िया का काम तमाम हो गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अब तो जैसे मेरा मन करेगा वैसे रहूंगी। मेरे रास्ते का रोड़ा अब खत्म हो गया। सामने से दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर विकास को यह सब पता चला। तब तो आरती ने उससे कहा कि अगर विकास को पता चल भी गया तो कोई बात नहीं, विकास मुझे कुछ नहीं कहेंगे। आखिर अपने बच्चों के बारे में सोचकर मुझे माफ़ी कर देंगे। और फिर विकास को बहलाना तो बहुत आसान बात है। उसकी सारी बातें सुनकर मैं वहीं से वापस आ गई अपनी सहेली के साथ और हम जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे। और अब यह मेरी बेटी है। मैं और मेरी बेटी इसी घर में रहते हैं। उस लड़की को अंदर जाने का इशारा करते हुए सरला जी बोली, बेटा तुम अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। वह लड़की अंदर गई तो सरला जी ने कहा, दरअसल हमारे वृद्धाश्रम के जो मालिक हैं वह विदेश में रहते हैं और यह उनकी बेटी है। उनकी उम्र भी लगभग तेरे जितनी है। वह भी मुझे अपनी माँ के समान ही समझता है। उसने मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी है। वह कुछ दिनों बाद ही विदेश से वापस आएगा, तब मैं उसकी अमानत उसे सौंप दूंगी और अपने वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। विकास को शुरू में तो यकीन ही हुआ कि उसकी पत्नी इतना गिर सकती है। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, अगर आपकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है और आरती ने ऐसा सच में आपके साथ इतना गलत किया है तो उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। विकास पुलिस को फोन करके अपने घर बुलाया और खुद भी अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुंचा। आरती अपनी सास को देखकर भौचक्की रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी सास को अपने सामने देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। आरती घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में आरती ने अपना हर जुर्म कबूल किया और आज आरती जेल में पड़े पड़े अपने पाप की सजा भुगत रही है और विकास अपने बच्चों और अपने माँ के साथ अपने घर में एक अधूरी सी जिंदगी जी रहा है। कहीं न कहीं आरती की कमी तो उसे खल ही रही थी, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसके गलत कामों की सजा दिलाना ज्यादा जरूरी था।
साथ ही उस औरत को भी सजा दिलाना जरूरी था जिसने अपनी सास को इसी प्रकार मार डाला। और रचना ने जब पुलिस के सामने उसका जिक्र किया तो पुलिस ने भी उसके लपेटे में लिया। 10 साल की उम्र कैद के बाद वे दोनों आज़ाद हुई और इस कैद से रिहा होकर आरती जब अपने घर पहुंची तब तक उसने अपने सभी रिश्तेदार खो दिए थे। वह घर के अंदर तो रह रही थी लेकिन कोई भी ना तो उससे बात करना चाहता और ना ही उसे अपने आसपास देखना चाहता। लेकिन क्या करते, जो रिश्ते ईश्वर ने बनाए थे बस उन्हें निभा रहे थे। आरती ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, आरती ने जो अपनी सास के साथ किया उसकी सजा दिलाने के लिए विकास ने जो उसके साथ किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कभी भी अपने घर की बातें अपने पड़ोसियों से शेयर नहीं करनी चाहिए।